हेलो बच्चों, स्वागत है आपका करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट मुंडावर के यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज हम कक्षा 8 विषय गणित के एक्सरसाइज 2.4 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करता हूं मैं आज फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी बुक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बुक में लिखा हुआ है, महुली गांव के एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है और इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत को भूखंड की बाढ़ लगाने में करने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। भूखंड की माप ज्ञात करो। ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी एक्सरसाइज का? 2.4 का। तो बच्चों एक आयताकार भूखंड बना लीजिए, ये है ना, ये आयताकार भूखंड हो गया। ये है भूखंड। भूखंड का मतलब जमीन का हिस्सा, जमीन का छोटा टुकड़ा भूखंड कहलाता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे लिखो लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर कितना है? 11:4 ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब क्या करो कि इसमें देखो ये जो अनुपात है ना, ये सरलतम रूप में लिखा जाता है। अनुपात जो आपको दिया गया है ना, ये सबसे सरलतम रूप में लिखा गया है। ये एक्चुअल में लंबाई कुछ ज़्यादा थी, चौड़ाई भी कुछ ज़्यादा थी, उसको समान संख्या से ऊपर और नीचे काटा, सरल किया, तब ये 11/4 आया। तो जिस संख्या से हमने इसको काटा है उभयनिष्ठ संख्या, उसको मैं x मान लेता हूँ। माना उभयनिष्ठ अनुपात x है, तो उभयनिष्ठ अनुपात x है तो भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? भूखंड की लंबाई हो जाएगी 11x ये, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी 4x, ये 4x। ठीक है, अब इसके चारों ओर बाढ़ करनी है। ये इसके चारों ओर ऐसे, खेत के चारों ओर बाढ़ चारों ओर ही होगी, ऐसे 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 ऐसे, ये बाढ़ करनी है। तो बाढ़ करने के लिए आपको खेत के चारों तरफ की लंबाई का योग करना पड़ेगा। ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई प्लस ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बोलते हैं परिमाप। भूखंड का परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप पर ही बाढ़ लगेगी। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई 11x चौड़ाई 4x बराबर 2 गुना 11 और 4 15 बराबर 30x। इतनी बाढ़ होगी। अच्छा जी, ये एक पार्ट हो गया इसका। अब आगे हमें इसका परिमाप निकालना है इसके खर्चे के हिसाब से। खर्चे में दे रखा है कि 1 मीटर बाढ़ का खर्चा 100 रुपये है। 1 मीटर बाढ़ का खर्च बराबर 100 रुपये। ठीक है, तो अपने को कुल खर्च इसका दिया गया है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये में बाढ़ की जाएगी 100 रुपये में 1 मीटर बाढ़ की जाती है, तो 1 रुपये में बाढ़ की जाएगी 1/100 मीटर, और 75,000 रुपये में बाढ़ की जाएगी 75,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बराबर आएगा 750 मीटर। कितने मीटर बाढ़ हो पाएगी? 750। ये भी मीटर में है। ठीक है, ये भी परिमाप है और ये भी परिमाप है। ये बाढ़ की लंबाई आ गई कि कितनी लंबाई पे बाढ़ कर सकते हैं 75,000 रुपये में। कितने लंबाई पे बाढ़ कर सकते हैं? 750 मीटर पे, और इधर 30x मीटर पे। तो दोनों परिमाप ही हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आगे, प्रश्नानुसार 3x बराबर हो जाएगा 750, x बराबर 750/3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 0। तो x का मान आया 250। कितना? 250। ठीक है, x का मान यहाँ पे रख के हम लिख देंगे अतः कर देना। अतः भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 11 गुणा 250 बराबर 0, 25 से कम 25 असिल 2, 25 से कम 25 और 2 27, 2750 मीटर। कितना? 2750 मीटर। चौड़ाई आ गई 4 गुणा 250 बराबर 1000 मीटर। ये इसका आंसर है।
समझ गए? x का मान निकाल लिया, x का मान यहाँ पे और यहाँ पे रख के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। फटाफट नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका बाद में नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके, समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके समझ लिया करो। अगर किसी टीचर्स की वीडियो फास्ट लग रही है आपको तो उसको स्लो करके देख लिया करो। काफ़ी तरीके हैं समझने के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज का कपड़ा 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से और पतलून का कपड़ा 90 रुपये प्रति मीटर के भाव से खरीदता है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए मतलब कि वह कमीज बनाना चाहता है और पतलून बनाना चाहता है, ठीक है। स्कूल की ड्रेस बनाना चाहता है कहने का मतलब। तो एक बच्चे की ड्रेस में कमीज और पतलून बनेंगे। मान लो जितने उसने 50 पतलून बनाने हैं तो 50 ही कमीज बनाने पड़ेंगे। बराबर बराबर है। पतलून जितने उतने ही कमीज बनाने हैं। अब कमीज के लिए कपड़ा लगता है 3 मीटर और पतलून के लिए कपड़ा लगता है 2 मीटर, ठीक है। फिर वो इनको बनाता है, बेचता है, ओके। इनको बेचता है कपड़े को। 12% लाभ तो कमीज पे लेता है और 10% लाभ लेता है पतलून पे और इस तरह से 36,600 रुपये कमा लेता है, विक्रय मूल्य में बेच देता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं इसको। पहले तो हम ये लिखेंगे, माना पतलून की संख्या बराबर है कमीज की संख्या। माना बाद में लिखना, पतलून की संख्या और कमीज की संख्या क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। अच्छा, कमीज के लिए कपड़ा खरीदा, कमीज के लिए कपड़ा खरीदा। देखो एक कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए तो x कमीज के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिएगा? 3 गुना x मीटर। और पतलून के लिए कपड़ा खरीदा, पतलून के लिए कपड़ा खरीदा कितना? 2x मीटर। 1 मीटर के लिए एक पतलून के लिए 2 मीटर, तो x पतलून बनाने हैं तो 2x मीटर कपड़ा खरीदेगा, ठीक है। अच्छा, कमीज के 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना रुपए दे रखा है? 50 रुपये। 1 मीटर कपड़ा 50 रुपये में खरीदता है, ठीक है। और इस पे लाभ कितना है? इस पे लाभ इसको होता है 12%। कितना लाभ होता है? 12%। तो लाभ निकाल लो। तो लाभ कितना हो जाएगा? 12/100 गुना 50। जब इसको बेचेगा ना, तो बेच रहा है तो कितने लाभ से बेचेगा? 12×60/10 बराबर 6 रुपये। तो लाभ इसको 6 रुपये हुआ, तो बेचेगा कितने रुपए में? विक्रय मूल्य निकालना है, बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये कमीज के 1 मीटर कपड़े का है, ये 50 + 6 56 रुपये विक्रय मूल्य। यानी कि कमीज का 1 मीटर कपड़ा खरीदा 50 रुपये में, उस पर 12% लाभ हुआ, तो मतलब कि 6 रुपये उस पर कमाए और कमा के उसको कितने में बेच दिया? 56 रुपये में बेच दिया। तभी तो 6 रुपये का लाभ होगा। 50 में खरीदा, 56 में बेच दिया, तो 6 रुपये का लाभ हो गया। ये हमने निकाल लिया। अब हम सेम यही चीज़ रिपीट करते हैं, किसके लिए? पतलून के लिए। पतलून के 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद मूल्य, जिस पे हम खरीदते हैं जिस रुपए में, वो क्रय मूल्य है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है 90 रुपये। कितना है? 90 रुपये। तो लाभ, तो इस पे लाभ कितना है? लाभ है 10%। 10% है तो लाभ की राशि निकालो। लाभ बराबर हो जाएगा 10/100 गुना
90, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये भी एक जीरो कट गया, बराबर कितना रुपए लाभ आया? 9 रुपये। दिख रहा है इधर आपको? ओके ओके, पूरा बोर्ड आ रहा है, ठीक है। तो 9 रुपये का लाभ कमाया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पतलून के 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आएगा भाई? इसने खरीदा कितने में? 90 रुपये में। 9 रुपये लाभ कमाया, तो 99 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो 90 रुपये में खरीद के 99 रुपये में बेच देने से पतलून पे इसको 9 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि 1 मीटर कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य ये है। 1 मीटर कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य ये है, और 1 मीटर पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य ये है, ठीक है। अब आपने कितना मीटर कमीज खरीदा था? 3x मीटर, तो इसको तो 3x से गुना कर देंगे, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा कमीज का। और पतलून के लिए कपड़ा खरीदा 2x, तो इसको गुणा कर देंगे 2x से, ये पतलून के लिए कपड़ा आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। दोनों को ऐड करेंगे तो वो दिया गया विक्रय मूल्य 36,600 रुपये के बराबर है, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे इसको आपको थोड़ा नोट कर लीजिए, ये वाली जगह बच रही है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको नहीं आएगा। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यहाँ पे दिया गया है कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 36,600, ये तो दे रखा है। ये किस किस के बराबर होगा? देखो भाई, 56 रुपये 1 मीटर कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, कुल कपड़ा है 3x, तो इतने रुपए इसका होगा। 99 रुपये पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, और कपड़े की लंबाई है 2x मीटर, इसको गुणा करेंगे तो 36,600 बराबर ये आएगा 6 18 5 15 1 16 168 प्लस 9 दूनी 18 9 दूनी 18 19 198 जोड़ो 8 8 16 80 1 9 6 15 16 80 1 366x। 36,600 बराबर 366 आ गया। तो भाई x का मान निकाल लेंगे, 36,600 में डिवाइड कर देंगे 366 का, 366 से 366 कट गया, कितना बच गया? 100 बच गया। तो x बराबर आया 100। x बराबर कितना आया? 100। अर्थात पतलून और कमीज कितने बनाएंगे इसमें? 100 पतलून और 100 कमीज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका आंसर क्या आएगा? देखो, अतः कमीज का कपड़ा, यह है कमीज का कपड़ा। कमीज का कपड़ा खरीदा इसने 3 गुणा 100 बराबर 300 मीटर, और पतलून का कपड़ा कितना आ जाएगा? पतलून के लिए कपड़ा खरीदा 2 गुणा x, यानी कि 2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर, ठीक है। ये आंसर है। कमीज के लिए कपड़ा खरीदेगा 300 मीटर के बराबर, और पतलून के लिए कपड़ा खरीदेगा 200 मीटर के बराबर, ठीक है। ये आंसर हो गया। और कुल कितने कमीज और कितने पतलून बनाए? 100 कमीज 100 पतलून बनाने पड़ेंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए बच्चों बुक में। हाँ, हिरन वाला है। हिरन के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है, शेष भाग का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है, और शेष बचे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो, है ना। मान लेते हैं कि झुंड में कुल हिरणों की संख्या, झुंड में हिरणों की कुल संख्या बराबर x, ठीक है। तो अब देखो, आधे हिरण हैं, इसमें से आधा भाग मैदान में चर रहा है, तो मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या, मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या कितनी होगी? आधा, x/2, ठीक है। शेष कितना बचा? इस स्थिति के बाद शेष x हिरण थे, x/2 चर रहे हैं, बाकी बच जाएंगे। x में से x/2 घटा दो, कितना बचेगा? देखो लघुत्तम लेके बता देता हूँ मैं, इसको 1 कर दीजिए नीचे, 2 लघुत्तम आएगा,
यहाँ पे 2x, यहाँ पे -x, 2x में से x घटाया x बच गया, x/2 शेष बचेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब ये बोल रहा है कि शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। यहाँ पे लिखिए पड़ोस में खेल रहे हिरणों की संख्या, पड़ोस में खेल रहे हिरणों की संख्या, ये जो शेष हिरण बचे थे ना x/2, इनका 3/4 भाग है, x/2 का 3/4। ठीक है, तो क्या होगा x/2 का 3/4? x/2 को 3/4 से गुणा कर देंगे, 3/4 का मतलब 3/4, तो ये हो गया 3x/8। इतने हिरण खेल कूद रहे हैं। अब कितने शेष बचे? शेष बचे हिरणों की संख्या, देखो यहाँ पे आपके पास x/2 हिरण थे, उनमें से ये इतने खेल कूद रहे हैं, तो कितने बचेंगे? x/2 में से 3x/8 घटा देंगे। ठीक है, लघुत्तम कितना आएगा बच्चों? 8 इसका लघुत्तम आएगा, 2 चौक 8, तो ये हो गया 4x - 3x बराबर आ गया x/8। कितना? x/8। x/8 हिरण बचे। अब ये जो बचे हुए हिरण हैं इनकी संख्या है 9 के बराबर। बचे हुए हिरण कितने हैं? अब बचे हुए हिरणों की संख्या, अब बचे हुए हिरणों की संख्या जो कि हमारे पास बची है x/8, ये 9 के बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा है 9 के बराबर है, तो मैं इसको x निकाल लूँगा, 9 × 8 करके 72 आ जाएगा। क्या आया? 72। x क्या माना था? झुंड में हिरणों की कुल संख्या, अतः करके लिख देना, अतः यहाँ पे माना लिख देना पहले, तो फिर अतः आ जाएगा। अतः झुंड में हिरणों की कुल संख्या बराबर कितनी आ गई? 72। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके, x हिरण थे, x/2 तो आधे हिरण तो मैदान में चर रहे थे, तो आधे कितने बचे? x/2 बचे। x/2 के 3/4 खेल कूद रहे हैं, तो 3x/8 खेल कूद रहे थे, शेष कितने बचे? x/8, वो 9 के बराबर बचे हैं, जो तालाब में पानी पी रहे हैं, है ना, ये तालाब में पानी पी रहे थे। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या। ठीक है, तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या x/8 थी, ये 9 के बराबर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 × 72 आंसर आ गया है। ओके, चलो इसको भी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 9, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। अच्छा, दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु पोत्री की आयु की, तो पोत्री की आयु माननी पड़ेगी x। माना पोत्री की आयु, वर्तमान आयु होती है ये, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो दादाजी की आयु कितनी होगी? सवाल में पढ़िए, दादाजी की आयु पोत्री की आयु की कितना गुना है भाई? ये है 10 गुना, यानी कि 10x वर्ष हो जाएगी दादाजी की आयु। ठीक है, आगे क्या कहता है कि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखना, दादाजी की जो आयु है 10x, ये इसकी पुत्री की आयु की, पोत्री की आयु की 54 अधिक है, इससे 54 ज़्यादा है, इसमें x कर देंगे। भाई पोत्री छोटी है, दादाजी से 54 साल बड़े हैं, तो दादाजी की आयु इसके 54 प्लस करने से आ जाएगी। 10x में से x घटा दो, कितना बचेगा? 54, 9x आया, 54, x बराबर 54/9, 9 × 6 = 54। x का मान कितना आ गया? 6। तो x क्या माना था? पोत्री की आयु, अतः पोत्री की आयु बराबर 6 वर्ष, और दादाजी की आयु, दादाजी की आयु 10 गुना है, 6 का 10 गुना करो 60 वर्ष। ठीक है भाई, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया आपका, नोट करिए इसको फटाफट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 बुक में, बुक है आपके पास। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु मानना पड़ेगा यहाँ पे, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना है ना, तो 3x वर्ष हो गई। ठीक है, ये तो ये लाइन हो गई। 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष की बात करता है तो यहाँ पे लिखना 10 वर्ष पहले, ऐसे लिख लिया करो, 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, ऐसे जो भी होता। पहले अगर उम्र दी गई है तो वर्तमान में से घटाना पड़ेगा, बाद की उम्र दी गई है तो वर्तमान उम्र में जोड़ना पड़ेगा। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु ज्ञात करो। पुत्र की आयु कितनी थी बताओ, तुम्हारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए? अभी फिलहाल उसकी आयु x वर्ष है। 10 वर्ष पहले घटाएंगे या जोड़ेंगे? 10 घटा देंगे, है ना, पहले की उम्र तो कम ही होगी। अच्छा, अमन की उम्र, अमन की आयु अभी फिलहाल 3x है, तो पहले 10 कम रहेगी, 10 साल पहले, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सवाल में आगे पढ़िए। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। किसकी आयु? अमन की आयु। प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले अमन की आयु जो है, जो कि ये आई, ये इसके पुत्र की आयु की x - 10 की 5 गुना है। 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे 3x - 10 बराबर 5x - 10। ठीक है, इस 3x को उधर ले जाओ, सॉरी 50 हो गया ये 3x को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा? 5x - 3x, इधर कितना बचेगा? माइनस का 10 प्लस का 50 हो जाएगा, ये 50 इधर आके बराबर का चिन्ह है, तो 5 में से 3 गया तो 2x बच गया, बराबर इधर कितना बच गया? 40। x बराबर 40/2 भाग दे देंगे, बराबर कितना आया? 20। ठीक है, 20 आ गया। कितना आया? x का मान 20। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः x किसकी आयु है? पुत्र की। अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 20 वर्ष, और अमन की आयु हो जाएगी 20 गुणा 3, 3 गुणा 20 यानी कि 60 वर्ष। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। इसमें 5 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नंबर 10 था लास्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 10 था। 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आज के वीडियो में हो पाए हैं। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज कराई जाएगी, तब तक पढ़ते रहिए।